मेरा नाम मिताली है। मैं शहर के एक नामी और बहुत अमीर घराने की इकलौती वारिस हूँ। मेरे पिताजी ने अपने गुजर जाने के वक्त करोड़ों की जायदाद, कमर्शियल प्लाजा और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर मेरे नाम पर कर दिया था। मेरे पास वो सब कुछ था जिसे खरीदने का सपना लोग सारी जिंदगी देखते हैं। मेरी शादी दिवाकर से हुई थी। ये मेरी पसंद की शादी थी और उस वक्त मुझे लगता था कि दिवाकर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वक्त के साथ मुझे समझ आया कि बहुत ज्यादा दौलत से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है सिवाय औलाद के। जायदाद और बैंक बैलेंस मेरी गोद नहीं भर सकते थे। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। उन 7 सालों की सूनी गोद ने मुझे मेरे ही ससुराल में एक गुनहगार बना दिया था। मेरी सास के ताने और नंदों की चुभती हुई बातें मेरा रोज का हिस्सा बन चुकी थी। हर खानदानी फंक्शन में मुझे बांझ होने का एहसास दिलाया जाता। मेरा पति दिवाकर मेरी ढाल बनने की बजाय उनका पूरा साथ देता था। वो चुपचाप मेरी बेइज्जती देखता और कभी मेरे हक में एक शब्द नहीं बोलता। उस रात खाने की मेज पर एक बार फिर वही पुराना और कड़वा मुद्दा छेड़ दिया गया। सास ने चम्मच प्लेट में जोर से पटकते हुए सीधे मेरे मुंह पर कहा, मिताली, अब 7 साल हो गए हैं। हमारे खानदान को वारिस चाहिए और मैं अपने बेटे को और ज्यादा बेऔलाद नहीं देख सकती। मैं इलाज करवा रही हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि उम्मीद है आप लोग मुझे थोड़ा और वक्त दे दें। मैंने अपने गुस्से और दर्द को दबाते हुए नरमी से जवाब दिया। डॉक्टर पिछले 5 साल से यही दिलासा दे रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है तो मेरा बेटा क्यों सारी उम्र सजा भुगते? वो कब तक दूसरों के बच्चों को खिलाकर दिल बहलाता रहेगा? उन्होंने बहुत तिरस्कार और नफरत से मेरी तरफ देखा। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मेरी ननद सीमा ने कौर चबाते हुए ताने मारे। कल मोहल्ले में रेवती भी पूछ रही थी कि दिवाकर की दूसरी शादी कब करवा रहे हो। लोग बातें बनाते हैं और हम कब तक लोगों के ताने सुनते रहेंगे? मैंने सीमा को गुस्से से घूरा और फिर मदद भरी नजरों से दिवाकर की तरफ देखा, जो बहुत ही आराम से खाना खा रहा था, जैसे उस मेज पर हो रही बातों से उसका कोई लेना देना ही ना हो। उसने पानी का गिलास मेज पर रखा और मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वो बात कह दी जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था। माँ जी और सीमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिताली, इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा और मेरा सब्र जवाब दे चुका है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अब दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी सांस गले में अटक गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी सारी दौलत उस इंसान पर लुटा दी थी और वो मुझे इस तरह सबके सामने छोड़ने का ऐलान कर रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते दिवाकर। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मेरी सारी जायदाद तुम्हारे कारोबार में लगी हुई है। तुम मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हो। मैंने अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। जायदाद मुझे औलाद नहीं दे सकती है मिताली। मेरा फैसला पक्का है। मैं कल ही लड़की वालों से बात करने जा रहा हूँ। मुझे वारिस चाहिए और वो तुम मुझे नहीं दे सकती। दिवाकर ने बहुत बेरुखी से जवाब दिया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरा घर, मेरी इज्जत और मेरा घमंड सब कुछ टूटने वाला था। रुको दिवाकर, मैंने खड़े होकर जोर से कहा। दिवाकर और माँ जी दोनों हैरानी से दरवाजे की तरफ जाते जाते मुड़े। तुम्हें दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं है। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने आंखों में आंखें डालकर पूरे भरोसे के साथ ये झूठ बोला। ये सुनते ही कमरे में पूरी खामोशी छा गई। दिवाकर के चेहरे की बेरुखी गायब हो गई और माँ जी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर टूट गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कोई नया ड्रामा है? दिवाकर तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। ये सच है। मैंने आज सुबह ही टेस्ट किया है। मैं तुम्हें कल सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन तुमने तो आज ही मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे घर में बच्चा आने वाला है दिवाकर। मैंने अपने झूठ को सच जैसा दिखाने के लिए चेहरे पर मुस्कान ला ली। दिवाकर का रवैया एक पल में बदल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ जी के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान फैल गई और वो तुरंत मेरे माथे को चूमने लगी। मेरा घर टूटने से बच गया था, लेकिन ये सिर्फ थोड़े समय का हल था। अगले ही दिन दिवाकर ने अचानक मुझे एक और खबर देकर हैरान कर दिया। मिताली, मुझे यूएई में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला है। मैं अगले 7 महीने के लिए यूएई शिफ्ट हो रहा हूँ। दिवाकर ने अपना सूटकेस पैक करते हुए मुझे बताया। अचानक, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर जाओगे?
जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने ऊपर ऊपर से परेशान होने का नाटक किया, लेकिन अंदर से मैं खुश थी कि वो जा रहा है तो मेरा झूठ छुपाना आसान होगा। ये प्रोजेक्ट हमारे और हमारे आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तुम अपना ख्याल रखना। मैं हर हफ्ते पैसे भेजता रहूंगा। माँ जी तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। उसने बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया और अगले ही दिन वो फ्लाइट पकड़कर चला गया। दिवाकर के जाने के बाद मेरी असली परेशानी और इम्तिहान शुरू हुआ। मुझे अब इस झूठ को अगले 9 महीने तक सच साबित करना था। मैंने शहर के एक बहुत ही पिछड़े इलाके में बने एक गुमनाम और गैर कानूनी क्लिनिक से संपर्क किया। मुझे पता था कि शहर के किसी बड़े और मशहूर अस्पताल में मेरा झूठ पहले ही दिन पकड़ लिया जाएगा। उस गंदे और अंधेरे क्लिनिक में मेरी मुलाकात एक बहुत ही लालची और चालाक शक्ल वाले कंपाउंडर से हुई। मैंने उसके कैबिन का दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठते ही सीधी बात की। मुझे हर महीने अल्ट्रासाउंड की जाली रिपोर्ट चाहिए। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर कोई भी बड़ा डॉक्टर ये ना कह सके कि ये नकली है। मैंने अपने पर्स से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और उसकी टूटी फूटी मेज पर रख दी। उसने नोटों को देखा तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने होठों पर जीभ फेरी और बोला, मैडम ये गैर कानूनी काम है। अगर पकड़े गए तो सीधी जेल होगी। मेरा क्लिनिक सील हो जाएगा। इस काम में रिस्क बहुत है, पैसे ज्यादा लगेंगे। उसने गड्डी पर हाथ रखते हुए थोड़ी हिचकिचाहट दिखाने का नाटक किया। मैंने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, पैसों की तुम चिंता मत करो, जितने मांगोगे उतने मिलेंगे, लेकिन मेरा राज इस क्लिनिक से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी पूरी गारंटी चाहिए। वो तुरंत बोला, आप बेफिक्र रहिए मैडम, आज से हर महीने की 5 तारीख को आपकी रिपोर्ट तैयार मिल जाएगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। उसने पैसे जल्दी से दराज में डाल दिए और हल्की मुस्कान के साथ बोला। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, ये याद रखना, अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास बहुत पैसा और ताकत है। वो अपने गंदे दांत दिखाते हुए बोला, अरे मैडम, आपका राज मेरे सीने में दफन रहेगा। बस हर महीने मेरा लिफाफा समय पर पहुंच जाना चाहिए। वो लालची कंपाउंडर मेरा राजदार बन गया। मैंने उसे हर महीने मोटी रकम दी और वो मुझे मेरे नाम और नकली तारीखों के साथ अल्ट्रासाउंड की शानदार जाली रिपोर्ट बनाकर देता। मैं वो रिपोर्ट अपने फोन से दिवाकर को व्हाट्सएप पर कर देती थी। दिवाकर उन रिपोर्ट्स को देखकर बहुत खुश होता और मुझे प्यार भरे लंबे लंबे मैसेजेस भेजता। मिताली, मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर क्या कह रहा है? बच्चे की ग्रोथ ठीक है ना? उसका मैसेज आता। मैं झूठा जवाब देती, हाँ दिवाकर, सब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने पूरा आराम करने को कहा है और वजन उठाने से मना किया है। वो प्यार जो सिर्फ एक झूठे बच्चे के लिए था, मैंने अपने पेट पर कपड़े और तकिए बांधकर घर वालों को पूरा धोखा दिया। मैंने ढीले और बड़े कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। मेरी सास मुझे कोई काम नहीं करने देती और हर वक्त आराम करने को कहती। 9 महीने का ये समय मैंने बहुत ज्यादा मानसिक दबाव और डर में बिताया। मेरी झूठी डिलीवरी की तारीख बहुत पास आ रही थी। मैंने बहुत सोचने के बाद एक आखिरी प्लान बनाया। मैंने सोचा कि मैं उसी क्लिनिक के कंपाउंडर को और ज्यादा पैसे देकर एक मरे हुए बच्चे की पैदाइश का नकली सर्टिफिकेट बनवा लूंगी। मैं घर वालों को बताऊंगी कि मुझे रात में अचानक से दर्द शुरू हुआ और मैं क्लिनिक चली गई, लेकिन बच्चा पैदा होते ही मर गया। इस तरह मेरा झूठ हमेशा के लिए छुप जाएगा और दिवाकर मुझे छोड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसे बच्चा दे चुकी होंगी जो बदकिस्मती से जिंदा नहीं बचा। मैं अपने कमरे में बैठी इसी प्लान की सारी बातें सोच रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर दिवाकर का नाम चमक रहा था। मैंने गहरी सांस ली और फोन उठाया। हेलो दिवाकर, उधर से आवाज आई। मिताली, कैसी हो तुम? और हमारा बच्चा कैसा है? दर्द तो शुरू नहीं हुए? उसकी आवाज में अजीब सी खुशी और बेसब्री साफ सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हम दोनों ठीक हैं, अभी टाइम है। तुम बताओ, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? वहां की गर्मी कैसी है? मैंने बात घुमाने की कोशिश की। वो जोश में बोला, प्रोजेक्ट जाए भाड़ में, मैंने सारा काम निपटा लिया है और हिसाब किताब भी क्लियर कर लिया है। मैं हमेशा के लिए भारत वापस आ रहा हूँ। उसकी ये बात सुनते ही मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब?
तुम तो 2 महीने के बाद आने वाले थे ना, अचानक से क्या हुआ? वो खुशी से बोला, नहीं मिताली, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। कल सुबह मेरी फ्लाइट लैंड करेगी। मैं अपने बच्चे के पैदा होने के समय तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। मैं ये पल मिस नहीं करना चाहता। बस कल सुबह मैं तुम्हारे पास आऊंगा। एयरपोर्ट पर ड्राइवर को भेज देना, मैं सीधा घर आ जाऊंगा। उसने हंसते हुए फोन काट दिया। मेरी जान जैसे निकल गई। मेरे हाथों से फोन छूटकर बेड पर गिर गया। दिवाकर कल आ रहा था और मेरे पास उसे दिखाने के लिए ना कोई बच्चा था और ना ही कोई मरा हुआ सर्टिफिकेट। मैंने जल्दी से अलमारी से दुपट्टा निकाला, उसे ओढ़ा और गाड़ी की चाबियां उठा ली। मैं पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए उस सुनसान इलाके के क्लिनिक में पहुंची। ट्रैफिक और सिग्नल की मुझे कोई भी परवाह नहीं थी। मैं सीधे कंपाउंडर के कमरे में घुसी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैंने हांफते हुए उसकी मेज पर हाथ मारा और बोली, मुझे आज ही एक मरी हुई बच्ची के पैदा होने का सर्टिफिकेट बना कर दो। मेरा पति कल सुबह वापस आ रहा है। वो डर कर खड़ा हो गया। उसने एक खिड़की का पर्दा खींचा और दरवाजे की कुंडी चेक की। फिर धीरे से बोला, मैडम, मैं अब आपका कोई काम नहीं कर सकता। उसने मेरे पैसे मेरी तरफ वापस सरकाते हुए डर भरी आवाज में कहा। मैं गुस्से से चिल्लाई, क्या मतलब नहीं कर सकते? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। मुझे ये सर्टिफिकेट हर हाल में आज ही चाहिए। मैंने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश की। वो पीछे हट गया और बोला, पिछले हफ्ते क्लिनिक पर पुलिस ने छापा मारा था। वो रोज आकर रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। अब अगर मैंने कोई भी गैर कानूनी काम किया या जाली कागज बनाया तो सीधा जेल जाऊंगा। मैं आपका काम नहीं कर सकता। आप यहां से तुरंत निकल जाइए। मैंने फिर उसे लालच देते हुए कहा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। बस एक कागज पर साइन और मोहर लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने अपना पर्स खोलकर चेकबुक निकाली और उसके सामने रख दी। वो घबराकर बोला, मेरी जान और मेरी आजादी पैसों से ज्यादा कीमती है। पुलिस बाहर ही घूम रही है और मुझ पर नजर रखे हुए है। कृपा करके यहाँ से चली जाइए। मेरा काम मत खराब कीजिए। मैं पहले ही बहुत मुसीबत में हूँ। उसने चेकबुक पर हाथ मारकर उसे नीचे गिराया। उसने मुझे धक्का देकर अस्पताल से बाहर निकाला और शीशे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं दरवाजा पीटती रही लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा। मैं टूटे हुए कदमों के साथ अपनी गाड़ी तक गई। मेरे दिमाग की रगें फटने के करीब थी। मैंने फिर से गाड़ी चलाई। गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर जा चुकी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि सामने आने वाले किसी भी बड़े ट्रक से टकराकर इस जिल्लत भरी जिंदगी का खात्मा कर दूं। शहर की रोशनियां पीछे छूट गई थी और अब एक सुनसान और अंधेरी सड़क मेरे सामने थी। मैंने एक्सीलेटर पर दबाव और बढ़ा दिया। मौत मुझे उस वक्त अपनी बदनामी से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली लग रही थी। अचानक मेरी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में एक छोटा सा साया सड़क के किनारे खड़ा नजर आया। मेरे पांव ने खुद ब खुद ब्रेक पर पूरी ताकत से दबाव डाल दिया। टायरों की दिल दहला देने वाली चीख सड़क पर गूंजी और गाड़ी उस साए से महज कुछ इंच के फासले पर झटके से रुक गई। मेरी सांस सीने में अटक गई थी। मैंने गुस्से से शीशा नीचे किया ताकि उस इंसान पर चिल्ला सकूं जो मरने के लिए मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। खिड़की के बाहर एक 8 या 9 साल का भिखारी बच्चा खड़ा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और चेहरे पर मिट्टी जमी हुई थी। लेकिन जिस चीज ने मुझे सन्न कर दिया वो उसकी गोद में मौजूद कपड़े का एक गंदा सा बंडल था, जिसमें से एक नवजात बच्ची के रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। आंटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मेरी माँ सड़क पर मर गई है। भिखारी बच्चे ने रोते हुए अपने नन्हे हाथ मेरी तरफ फैला दिए। उसकी आवाज में भूख और डर साफ झलक रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ है तुम्हारी माँ? और ये बच्ची किसकी है? मैंने हैरानी और गुस्से के मिले जुले अंदाज में तेज आवाज में पूछा। मेरी माँ वहां पीछे झाड़ियों के किनारे पड़ी है। उसने इस बच्ची को जन्म दिया था और खून ज्यादा बहने से वहीं मर गई। आंटी, मुझे इस बच्ची के दूध के लिए पैसे चाहिए। ये भूख से रो रही है। बच्चे ने हिचकियां लेते हुए जवाब दिया और बच्ची को मेरे थोड़ा और करीब कर दिया। उस पल मेरे दिमाग में अपनी जान लेने का ख्याल एक झटके से गायब हो गया और उसकी जगह एक बहुत ही खतरनाक और स्वार्थी ख्याल ने ले ली। मेरे सामने मेरा बसा बसाया घर बचाने का पूरा रास्ता मौजूद था। दिवाकर को बारिश चाहिए था
और मुझे बदनामी से बचने का रास्ता चाहिए था। तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस बच्ची के लिए? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मेरी आंखों में जरा भी हमदर्दी नहीं थी। बच्चा मेरी बात सुनकर उलझ गया। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। आंटी, मुझे सिर्फ दूध के पैसे दे दो, मैं इसे अपनी नानी के पास ले जाऊंगा। उसने डरते हुए बच्ची को पीछे खींचने की कोशिश की। मैंने तुरंत अपना पर्स उठाया, उसमें मौजूद पैसे निकाले और अपने दोनों हाथों से सोने की चूड़ियां उतारकर उन पैसों के साथ बच्चे के छोटे से हाथ पर रख दी। ये पैसे और सोना ले लो, इससे तुम सारी जिंदगी आराम से खा सकते हो, और ये बच्ची मुझे दे दो। तुम उसे वैसे भी नहीं पाल सकोगे, ये भूख से मर जाएगी। मैंने बिल्कुल एक सख्त सौदागर की तरह सौदा किया। बच्चा इतने सारे पैसे और सोना देखकर हैरान रह गया। वो भूख और सर्दी से कांप रहा था। उसके छोटे से दिमाग में उस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने का ख्याल था। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे वो नवजात बच्ची मेरी गोद में डाल दी और पैसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए और अंधेरे में भाग गया। मैंने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और बच्ची को गौर से देखा। वो बहुत कमजोर थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी जिंदगी बचाने का एकमात्र सहारा थी। मैंने गाड़ी मोड़ी और सीधा घर की तरफ निकल गई। रास्ते में मैंने एक पूरा प्लान बना लिया। घर पहुंचने से पहले मैंने अपने कपड़ों पर मिट्टी और थोड़ा सा पानी डाल लिया, ताकि ऐसा लगे कि मैं किसी बड़ी मुश्किल से गुजर कर आई हूं। मैंने गेट खोला और फिर मैं गाड़ी सीधा पोर्च में ले गई। मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मेरी सास और ननद सीमा घबराकर बाहर निकली। क्या हुआ मिताली, तुम इस वक्त कहाँ गई थी और ये कैसी हालत बना रखी है? माँ जी ने मेरी तरफ भागते हुए पूछा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और बच्ची को सीने से लगाकर बाहर निकली। मैंने दर्द का नाटक करते हुए अपना चेहरा बिगाड़ रखा था। माँ जी, मुझे अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो गए थे। दिवाकर का फोन आया था कि वो कल आ रहा है, तो मैं घबराहट में खुद ही गाड़ी चलाकर अस्पताल की तरफ निकल गई थी। रास्ते में एक छोटे क्लिनिक पर मुझे रुकना पड़ा। मैंने वहीं पर इस बच्ची को जन्म दिया है। मैंने बिना रुके एक ही सांस में अपना झूठा किस्सा उनके सामने सुना दिया। माँ जी की आंखें तो खुशी से चमक उठी। उन्होंने मुझसे बच्ची को झट से ले लिया और उसका माथा चूमने लगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे दिवाकर को वारिस दे दिया। सब जल्दी से मिठाई मंगवाओ और नजर उतारो। वो खुशी से पागल सी हो रही थी। उन्हें मेरे कपड़ों की मिट्टी या मेरे झूठे दर्द से कोई मतलब नहीं था। उनकी पूरी नजर उस बच्ची पर थी। मैंने राहत की सांस ली। मेरा झूठ चल गया था। मैंने जल्दी से अपने कमरे में जाकर बच्ची को एक हल्के गुनगुने पानी से नहलाया और साफ सुथरा किया। अगली सुबह 9 बजे दिवाकर की गाड़ी घर के पोर्च में आकर रुकी। मैंने बेडरूम की खिड़की से उसे बाहर निकलते हुए देखा। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके हाथ में मिठाई के डिब्बे और खिलौने के पैकेट थे। मेरी सास ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और उसे खुशखबरी दी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। उसने कमरे का दरवाजा जोर से खोला और सीधा बेड की तरफ गया, जहां बच्ची सो रही थी। मैं एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। मिताली, ये कितनी खूबसूरत है। तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना दिया है। दिवाकर ने मेरी तरफ देखकर कहा और धड़कते दिल के साथ बच्ची को उठाकर अपने बाजू में ले लिया। मैंने एक जीत भरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। मेरे 7 साल की बेइज्जती का हिसाब बराबर हो चुका था। दिवाकर ने बहुत प्यार से बच्चे को गोद में लिया और उसके माथे को चूमा। अब वो उसकी छोटी छोटी उंगलियां छू रहा था कि अचानक उसकी नजर उस बच्चे के गले में पड़े हुए खास चांदी के लॉकेट पर पड़ी। ये लॉकेट काले धागे में बंधा हुआ था और उस पर एक अजीब सा और उलझा हुआ निशान बना हुआ था। ये लॉकेट देखते ही दिवाकर के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और खौफ भर गया। उसके हाथ इस कदर जोर से कांपने लगे कि बच्ची उसके हाथ से फिसल गई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर बच्ची को फर्श पर गिरने से पहले ही हवा में पकड़ लिया। ये क्या पागलपन है दिवाकर, बच्ची गिर जाती अभी। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए बच्ची को बेड पर लेटाया। दिवाकर वहीं मेरे कदमों में फर्श पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बाल नोचना शुरू कर दिए। उसकी सांस तेजी से चल रही थी और वो किसी पागल इंसान की तरह फर्श पर सिर पटकने लगा। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। मैंने हैरानी और गुस्से से उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो तुम?
होश में आओ दिवाकर। मैंने झुककर उसका कंधा झंझोड़ा। उसने अपनी लाल और डरी हुई आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो दरिंदगी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मिताली, मैं जानता हूं ये बच्चा हमारा नहीं है। मुझे तुरंत उस औरत के पास ले चलो जिसका ये बच्चा है। कहां से लाई हो तुम इसे? वो मुझ पर एक भूखे भेड़िए की तरह चिल्लाया। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई असर नहीं आने दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये मेरी बच्ची है। मैंने इसे कल रात जन्म दिया है। तुम सफर की थकान से पागल हो रहे हो। मैंने अपने झूठ पर टिके रहते हुए मजबूती से जवाब दिया। झूठ मत बोलो मितादी, दिवाकर ने चीखते हुए कहा और बेड की तरफ इशारा किया। ये लॉकेट देख रही हो तुम? ये मेरा खानदानी लॉकेट है। ये मेरे दादा का था जो उन्होंने मुझे दिया था। मैं गुनहगार हूं मिताली। मैंने एक औरत की जान ली है। मेरे कानों में सनसनाहट होने लगी। जिस इंसान के लिए मैंने इतना बड़ा पाप किया था वो एक अपराधी निकलेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तेजी से आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया ताकि बाहर किसी को हमारी आवाज ना जाए। मैंने पलटकर दिवाकर का कॉलर कसकर पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साफ साफ बताओ, तुमने किसकी जान ली है और इस बच्ची के लॉकेट से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने अपने दांत पीसते हुए उससे सच उगलवाना शुरू किया। दिवाकर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उस रात जब मैंने तुम्हें विदेश जाने का बताया था, मैं घर से निकला तो था पर मैं विदेश नहीं गया। कई महीने मैं यहीं अपने दोस्तों और गलत संगत में पड़ा रहा। मैं फिर एक रात जब बहुत ज्यादा मैंने नशा कर रखा था, बारिश हो रही थी और सड़क पर अंधेरा था। मैं तेजी से गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मैं ब्रेक नहीं लगा सका और वो गाड़ी से टकराकर दूर जाकर गिरी। दिवाकर ने रोते हुए अपने जुर्म को कबूल करना शुरू किया। मैंने उसका कॉलर छोड़ दिया और मैं बेड के किनारे बैठ गई। फिर क्या हुआ? तुमने उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? मैंने ठंडी आवाज में पूछा। मैं गाड़ी से उतरा तो देखा कि वो औरत मुश्किल से सांस ले रही थी और शायद बहुत तकलीफ में थी। मैं डर गया था मिताली। अगर मैं उसे अस्पताल ले जाता तो मैं सीधा जेल जाता। मेरा करियर, मेरा पैसा सब खत्म हो जाता। दिवाकर ने अपनी कायरता और बहुत घटिया सोच की दलील दी। तुमने उसे सड़क पर छोड़ दिया। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा। उस हालत में उस औरत ने मेरा कॉलर पकड़ा हुआ था। जब मैंने उसे धक्का दिया तो मेरे गले में पड़ा हुआ मेरा खानदानी लॉकेट टूटकर उस औरत के हाथ में रह गया। मेरे डर के मारे वहां से भाग आया और अगले ही दिन जान बचाने के लिए यूएई फरार हो गया। मिताली, ये बच्ची उस औरत की है, मुझे यकीन है। तुम मुझे बताओ, तुम ये बच्ची कहां से लाई हो? दिवाकर ने हाथ जोड़ते हुए मेरे हाथ पकड़ लिए। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं किसी भी कीमत पर दिवाकर के जुर्म की वजह से अपना झूठा गर्व उजागर नहीं होने दे सकती थी, लेकिन दिवाकर का डर अब पागलपन में बदल चुका था। वो तेजी से फर्श पर से उठा। उसने बच्ची की तरफ डरी हुई नजरों से देखा और फिर बेड की तरफ कदम बढ़ाए। नहीं मिताली, तुम समझ नहीं रही हो। ये बच्ची एक जिंदा सबूत है। अगर ये जिंदा रही तो इसका लॉकेट देखकर कोई भी मुझ तक पहुंच सकता है। वो औरत मर चुकी है, उसकी लाश सड़ चुकी होगी, लेकिन ये बच्ची मेरा राज जानती है। हमें इस बच्ची को मारकर कहीं पर दफन करना होगा। इसे हर हाल में मरना होगा। दिवाकर ने अपने हाथ बच्चे की गर्दन की तरफ बढ़ाए। उस पल मेरे अंदर की औरत जाग उठी। मेरी ममता, जो अब तक बस एक झूठ और दिखावा थी, अचानक एक ऐसे सच में बदल गई जिसे मैं खुद भी रोक नहीं पाई। मैं उस मासूम जान के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गई। मैंने दिवाकर के सीने पर जोरदार धक्का दिया जिससे वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी तरफ हाथ बढ़ाने की? मैं एक जख्मी शेरनी की तरह चिल्लाई। मिताली, रास्ते से हट जाओ। ये मेरी मौत का फरमान है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैं जेल नहीं जाना चाहता। दिवाकर ने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने पास पड़े हुए शीशे की भारी एस्ट्रे उठा ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत खतरनाक और सख्त आवाज में उसे आखिरी चेतावनी दी। अगर तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया दिवाकर, तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को फोन कर दूंगी। मैं उन्हें तुम्हारे इस हिट एंड रन के बारे में सब कुछ बता दूंगी और साथ ही अपने झूठे गर्व का भी मैं सच बता दूंगी।
मुझे अब कोई परवाह नहीं है कि मेरा घर टूटता है या फिर मेरी इज्जत जाती है, लेकिन तुम सीधे फांसी के फंदे पर झूलोगे। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने एस्ट्रे को हवा में उठाकर उसे साफ धमकी दी। दिवाकर मेरा ये गुस्सा और पागलपन देखकर डर गया। वो जानता था कि मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और पीछे हट गया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो मिताली। ये बच्ची हमें बर्बाद कर देगी। हम दोनों खत्म हो जाएंगे। दिवाकर ने दीवार के साथ टेक लगाते हुए डर भरी आवाज में कहा। बर्बादी तुम्हारे नसीब में पहले ही लिखी जा चुकी है दिवाकर। अब इस बच्चे की जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। तुम चुपचाप बाहर जाओगे और अपनी माँ के सामने बाप बनने की खुशी का नाटक करोगे। अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ की तो मेरा फोन सीधा एसपी को जाएगा। अब तुम मेरे रहम पर हो। मैंने सख्ती से उसे हुक्म दिया और फिर बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसके गले से वो चांदी का लॉकेट उतारकर अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। दिवाकर कमरे से बाहर निकल गया। 2 दिन गुजर गए। घर में अजीब सा सन्नाटा था। मेरी सास और ननद बच्चे के पैदा होने की खुशी में मगन थी। एक सुबह मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर क्रीम लगा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने अंदर आकर एक खाकी लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। मैडम जी, ये अभी पोस्टमैन देकर गया है और कहा है कि दिवाकर साहब को दे देना। नौकरानी ने लिफाफा मेरे हाथ में देते हुए बताया। ठीक है, तुम जाओ, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया और लिफाफा खोल लिया। दिवाकर सोफे पर सो रहा था। मैंने लिफाफे के अंदर हाथ डाला तो उसमें से एक तस्वीर निकली। तस्वीर देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये दिवाकर की काले रंग की कार की तस्वीर थी जिसका अगला बम्पर खून से सना हुआ था और तस्वीर के नीचे दिवाकर के यूएई भागने से 1 रात पहले की तारीख भी लिखी थी। मैंने कांपते हाथों से तस्वीर को पलटा। तस्वीर के पीछे लाल स्याही से एक बहुत डरावना मैसेज लिखा था। मुजरिम की सजा मौत है या फिर 1 करोड़। ये घटना भी शायद कुछ दिन पहले की ही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दिवाकर ये सब कर सकता है। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। कोई था जो दिवाकर के उस भयानक जुर्म के बारे में सब कुछ जानता था। मैंने जल्दी से वो तस्वीर अपनी अलमारी के सीक्रेट लॉकर में छुपा दी और अलमारी लॉक कर दी। मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था कि आखिर ये तस्वीर किसने भेजी है और उसका मकसद क्या है। उसी दोपहर घर के लैंडलाइन फोन की तेज घंटी बजी। मैं उस वक्त लॉन्ज में अकेली बैठी थी। मैंने फोन उठाया और रिसीवर कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत भारी और खुरदुरी आवाज आई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिवाकर साहब से बात कराओ, उस आदमी ने सख्त आवाज में कहा। साहब घर पर नहीं हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने खुद को घर की नौकरानी बताते हुए हालात समझने की कोशिश की। दूसरी तरफ वाले आदमी ने बहुत डरावनी हंसी हंसी। अपने साहब से कहना कि गाड़ी का बम्पर धोने से सड़क पर गिरा हुआ खून साफ नहीं होता। वो खून अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुका है। उसकी आवाज में साफ धमकी थी। मैं आपकी बात नहीं समझी। आप किस खून की बात कर रहे हैं? मैंने अपनी आवाज को कांपने से रोकते हुए पूछा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। बस अपने साहब को मेरा ये मैसेज दे देना कि अगर कल रात तक 1 करोड़ रुपए बड़े जंगल वाले पुल के नीचे नहीं पहुंचे तो उसकी गाड़ी की वो खून वाली तस्वीर सीधी पुलिस की मेज पर होगी और तुम्हारा साहब सीधा फांसी के तख्ते पर होगा। वक्त बहुत कम है, उसे बता देना। उस आदमी ने आखिरी बात कही और दूसरी तरफ से रिसीवर पटकने की तेज आवाज आई। मैंने रिसीवर वापस रख दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दिवाकर अभी तक सो रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे कंधे से पकड़कर जोर से झंझोड़ा। उठो दिवाकर, तुम्हारे गुनाहों का अंजाम हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए सख्ती से कहा। दिवाकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखों में नींद की जगह एक लगातार डर बस चुका था। क्या हुआ मिताली? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? उसने घबराकर पूछा। मैंने अलमारी से भी वो तस्वीर निकाली और फिर सीधा उसके मुंह पर मार दी। उसके बाद मैंने उसे लैंडलाइन पर आने वाली ब्लैकमेलर की फोन कॉल और 1 करोड़ की डिमांड के बारे में एक एक बात साफ साफ बता दी। दिवाकर की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ गया और वो अपने बाल नोचने लगा। मैंने कहा था ना मिताली कि ये बच्ची हमें तबाह कर देगी। वो औरत मर चुकी है, लेकिन कोई और था जिसने मुझे उस रात देख लिया था। मैं बर्बाद हो गया मिताली। पुलिस मुझे कभी नहीं छोड़ेगी।
दिवाकर पागलों भरे अंदाज में चीखने लगा। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। होश में आओ बेवकूफ इंसान, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें सोचना होगा कि ये आदमी कौन है और उससे कैसे निपटना है। मैंने उसे हकीकत की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन दिवाकर पर मौत का डर हावी हो चुका था। उसने मेरी बात सुनने की बजाय अपनी अलमारी खोली और पागलों की तरह अपने कपड़े एक सफर वाले बैग में ठूसने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने हैरानी से उसे उस बेवकूफी भरी हरकत करते देखा। मैं दोबारा यूएई जा रहा हूँ मिताली, मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। उसकी बुजदिली और घटियापन मेरे सामने पूरी तरह से खुल चुका था। वो मुझे और उस बच्ची को उस दलदल में अकेला छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था। जिस इंसान के लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया तबाह कर दी, वही मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहा था। मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मैंने आगे बढ़कर उसका सफर वाला बैग उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया और उसकी जेब में हाथ डालकर उसका पासपोर्ट निकाल लिया। मेरा पासपोर्ट वापस करो मिताली, तुम मुझे मरवाओगी। वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उसे जोरदार धक्का दिया और पास में पड़ा हुआ सिगरेट का लाइटर उठाकर पासपोर्ट को आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से बढ़ गईं और दिवाकर की आजादी का आखिरी सहारा राख के ढेर में बदलने लगा। दिवाकर चीखता रहा, लेकिन मैंने पासपोर्ट का आखिरी टुकड़ा भी जलने तक उसे हाथ में पकड़े रखा। अब तुम कहीं नहीं जाओगे दिवाकर, मैंने ठंडे और सख्त लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर जेल जाना पड़ा तो तुम अकेले जाओगे, मैं नहीं। और अगर मैंने तुमसे पहले पुलिस को कॉल कर दी तो ये ब्लैकमेलर तुमसे 1 रुपया भी नहीं मांग पाएगा। चुपचाप इस कमरे में बैठो और मुझे सोचने दो। दिवाकर सिर पकड़कर फर्श पर बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। मुझे उस वक्त सच्चाई जाननी थी। मैं ये जानना चाहती थी कि उस रात असल में क्या हुआ था और किसने दिवाकर को देखा था। मुझे उस भिखारी बच्चे से मिलना था। मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ा, अलमारी से कुछ पैसे निकाले और दोबारा उसी कच्ची बस्ती की तरफ निकल गई जहां मुझे वो बच्चा और ये बच्ची मिली थी। मैंने कई घंटे उस गंदी और बदबू से भरी बस्ती की गलियों में घूम घूम कर उसे ढूंढा। हर तरफ गंदगी और गरीबी ही नजर आ रही थी। आखिर मुझे वो बच्चा कूड़े के एक बड़े ढेर पर कुछ कचरा बीनता हुआ मिल गया। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास गई। तुम इधर आओ मेरे साथ। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे सख्ती से अपनी तरफ खींचा। मुझे देखकर वो डर गया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम मुझे सच बताओ। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और पास के एक ढाबे से उसे रोटी और सब्जी ला कर दी। बच्चा बहुत भूखा था। उसने जल्दी जल्दी रोटी खाना शुरू कर दी। जब वो खा चुका तो मैंने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और सीधा सवाल किया, उस रात तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? मुझे पूरी सच्चाई बताओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं, मैंने उसे डराते हुए कहा। बच्चा मेरे सख्त लहजे से सहम गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंटी, उस रात से 2-3 दिन पहले मेरी माँ मुझे साथ लेकर किसी से मिलने जा रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। अचानक एक तेज रफ्तार काली गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। गाड़ी से एक सूट बूट वाला आदमी उतरा। मेरी माँ खून से लथपथ थी और उसने उस आदमी के कॉलर को पकड़ लिया। उस आदमी ने माँ को जोर से गड्ढे में फेंक दिया और भाग गया। माँ के हाथ में वो चांदी का लॉकेट रह गया था। बच्चे ने रोते हुए सिसकियों के साथ वो सारा मंजर मेरे सामने बता दिया। फिर तुम अपनी माँ को अस्पताल क्यों नहीं ले गए? मैंने पूछताछ जारी रखी। मैं बहुत छोटा हूँ आंटी, मैं माँ को उठा नहीं सका। मैं लोगों से मदद मांगता रहा पर किसी ने मेरी मदद ही नहीं की। माँ ने मरने से पहले वहीं गड्ढे में एक बच्ची को जन्म दिया और वो लॉकेट उस बच्ची के गले में डालकर मुझे कहा कि इसे बचा लो। मैं सुबह होने का इंतजार करता रहा। फिर सुबह मुझे एक ठेला दिखा। मैं माँ को ठेले पर डालकर पास वाले क्लिनिक ले गया, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फिर मैं सड़क पर आ गया और आप मिल गईं। उसने अपनी बात पूरी की। मैं सोच में पड़ गई। वो उसे क्लिनिक लेकर गया था। मेरे दिमाग की सारी बातें आपस में जुड़ने लगी। बच्चे को कुछ पैसे देकर वापस गाड़ी की तरफ आ रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल उठाई। जी, कौन?
ये वही ब्लैकमेलर था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो बनावटी भारीपन नहीं था। उसकी असली आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई दी। मिताली जी, 1 करोड़ का इंतजाम हो गया है या एसपी साहब को तस्वीरें व्हाट्सएप कर दूं? उसने बहुत चालाकी भरे अंदाज में पूछा। मैंने उसकी असली आवाज उसकी 1 सेकंड में ही पहचान ली। ये आवाज मेरे लिए बिल्कुल अनजान नहीं थी। ये वही क्लिनिक का लालची और कमीना कंपाउंडर था जिससे मैंने पिछले 9 महीने जाली रिपोर्ट्स बनवाई थी। वो अपनी औकात भूलकर लालच में अंधा हो चुका था और मुझसे पैसे निकलवाने के चक्कर में अपनी असली आवाज छुपाना भूल गया था। लेकिन उसे दिवाकर के एक्सीडेंट और उस औरत का कैसे पता चला? मैंने दिमाग पर जोर डाला तो सारी कड़ियां एक ही झटके में मिलना शुरू हो गईं। वो बच्चा अपनी माँ की लाश को मरने के बाद किसी गैर कानूनी और सुनसान इलाके के क्लिनिक में लेकर गया होगा। कंपाउंडर ने लाश और उसके साथ मौजूद उस बच्चे को देखा होगा। उसकी नजर जरूर उस चांदी के खानदानी लॉकेट पर पड़ी होगी, और क्योंकि वो दिवाकर का खानदानी लॉकेट था जो दिवाकर हमेशा पहनता था, इसीलिए उसने वो लॉकेट फौरन पहचान लिया होगा। क्योंकि जब मैंने कंपाउंडर से जाली रिपोर्ट्स बनवाई थी तो उस फार्म पर मेरी और दिवाकर की एक साथ लगी हुई तस्वीर थी, जिसमें दिवाकर के गले में वो लॉकेट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वो शातिर इंसान सारा खेल समझ गया था और अब हमें ब्लैकमेल करके अपनी जिंदगी संवारना चाहता था। मेरी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अब शिकार वो नहीं बल्कि मैं थी। देखो, रकम बहुत बड़ी है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, हम मिलकर बात कर लेते हैं। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज में घबराहट और बेबसी पैदा करते हुए उसे जाल में फंसाया। मिलने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे पुल के नीचे रखो और जाओ। वो होशियारी दिखाने लगा। मैं 1 करोड़ ऐसे किसी अंधेरे में नहीं छोड़ सकती। मुझे तुमसे वो सारे सबूत वापस चाहिए जो तुम्हारे पास हैं, वरना मैं ये डील कैंसिल कर दूंगी और तुम जाकर पुलिस को बता देना। दिवाकर मुझे वैसे भी तलाक देने वाला है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने बहुत चालाकी से अपना पत्ता खेला। वो लालची इंसान पैसे हाथ से निकलते देखकर फौरन मेरी बातों में आ गया। ठीक है मैडम, मैं सबूत लेकर आ जाऊंगा। शहर के बाहर जो पुराने गारमेंट्स मिल का खंडर है, वहां शाम 5 बजे अकेली आ जाना। अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो याद रखना, मैं अकेला नहीं हूं। उसने धमकी दी और जगह तय कर दी। मैंने फोन काटा और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। मैंने अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और उसे चेक किया। ये ब्लैकमेलर आज अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसने वाला था। मैं तय वक्त पर शहर के बाहर उसी खंडहर जैसी और सुनसान इमारत में पहुंच गई। कुछ ही देर में वो कंपाउंडर अपने चेहरे पर रूमाल बांधे मेरे सामने आया और मुझे अकेला देखकर उसने मुस्कुराते हुए रूमाल नीचे कर दिया। लाओ मैडम, मेरा 1 करोड़ रुपया कहाँ है? मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए बहुत रिस्क लिया है। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए घमंड से कहा। मैंने पर्स को सख्ती से पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास तस्वीर के अलावा और क्या सबूत हैं? मैं कैसे मान लूं कि तुम बाद में मुझे फिर से ब्लैकमेल नहीं करोगे? मैंने उसे बात करने पर मजबूर किया। उसने ताना मारते हुए हंस दिया। वो अपनी जीत के घमंड में हर हद पार करने को तैयार था। मैडम, आप मुझे बेवकूफ समझती हैं क्या? एक्सीडेंट वाली जगह के बिल्कुल सामने एक बेकरी के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मैंने उस दुकानदार को मोटी रकम देकर वो पूरी फुटेज अपने पास पेन ड्राइव में संभाल कर रख ली है। उस फुटेज में आपके पति दिवाकर का चेहरा और उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। वो उस औरत को गड्ढे में धक्का देते हुए साफ दिखाई दे रहा है। उसने घमंड और अकड़ से अपनी कामयाबी की पूरी कहानी सुना दी। मैंने राहत की सांस ली। उसने अपने ही मुंह से रिश्वत देने, ब्लैकमेल करने और सबूत छुपाने की बात कबूल कर ली थी। मेरी डिवाइस उसकी हर बात को सुरक्षित कर चुकी थी। तुम बहुत होशियार हो, ये लो अपना इनाम। मैंने अपने पर्स में हाथ डाला और एक झटके से वॉइस रिकॉर्डर निकालकर उसके चेहरे के बिल्कुल सामने कर दिया। रिकॉर्डर पर जलती हुई लाल बत्ती देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसका सारा घमंड जमीन पर आ गया। वो डर से पीछे हटा और उसने रिकॉर्डर छीनने के लिए मुझ पर झपटने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा तेज थी। मैंने जोरदार ठोकर उसके घुटने पर मारी। वो दर्द से कराहता हुआ नीचे गिरा और मैं तेजी से पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ भागी।
मैंने गाड़ी में बैठकर दरवाजे लॉक किए और गाड़ी को फुल स्पीड से वहां से निकाल लिया। मेरे पास अब वो सब कुछ था जो दिवाकर और उस ब्लैकमेलर दोनों को बर्बाद करने के लिए काफी था। मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग का पक्का सबूत लेकर घर पहुंची तो मेन गेट पूरा खुला हुआ था। मेरा माथा ठनका। चौकीदार गायब था और सारा घर सुनसान लग रहा था। मैं तेजी से अंदर गई और सीधा अपने बेडरूम की तरफ भागी। मैंने बेडरूम का दरवाजा जोर से खोला और सामने का मंजर देखकर मेरी जोर से चीख निकल गई। दिवाकर ने उस मासूम बच्ची के चेहरे पर तकिया रखा हुआ था और वो अपनी पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। बच्चे के नन्हे हाथ पांव तकिए के नीचे तड़प रहे थे। दिवाकर को लग रहा था कि यही बच्ची सारी मुसीबत की जड़ है और उसे खत्म करके वो हर सबूत को मिटा देगा। छोड़ दो इसे दिवाकर, तुम दरिंदे हो, मैं पूरी ताकत से चिल्लाई। दिवाकर ने मेरी आवाज सुनकर मुड़कर देखा, लेकिन उसने तकिए पर से दबाव कम नहीं किया। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना पास पड़ा हुआ शीशे का भारी गुलदस्ता उठाया और पूरी ताकत से दिवाकर के सिर पर दे मारा। गुलदस्ता उसके सिर पर लगकर चकनाचूर हो गया और वो खून में लथपथ होकर बेहोश होता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मेरा घर बर्बाद करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैंने खुद से कहा। मैंने जल्दी से बच्चे के चेहरे से तकिया हटाया और उसे उठाकर सीने से लगा लिया। वो बुरी तरह खांस रही थी, लेकिन किस्मत से जिंदा थी। मैंने बच्ची को सोफे पर लिटाया और पर्दे की बाहरी डोरियां खींचकर दिवाकर के हाथ और पांव मजबूती से कुर्सी के साथ बांध दिए। मुझे ब्लैकमेलर को देने के लिए पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं दिवाकर की तिजोरी चेक करना चाहती थी ताकि उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर सकूं और उसके पैसे जब्त कर लूं। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है दिवाकर, मैंने उसकी जेब से चाबियां निकालते हुए गुस्से से कहा। मैंने चाबियों से तिजोरी खोली। पैसों की बजाय मुझे वहां पर एक पुराना और धूल में भरा हुआ मोबाइल फोन मिला। मेरा दिमाग उलझ गया। मैंने दिवाकर के बेहोश अंगूठे को फोन के सेंसर पर रखा और उसे अनलॉक किया। फोन खुलते ही मैंने सीधा मैसेज वाला फोल्डर खोला। मैसेजेस पढ़ते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। दिवाकर, मैं आज रात आ रही हूँ और अपना और अपने बच्चे का अधिकार लेकर रहूंगी। तुम मुझसे ज्यादा दिन छुप नहीं सकते। यह उस रात का आखिरी मैसेज था। मैंने कांपते हाथों से गैलरी खोली। उस फोन में उस औरत की सैकड़ों तस्वीरें और मैसेजेस थे जिसे दिवाकर ने कुचल दिया था। वो कोई आम राह चलती औरत या भिखारी नहीं थी। सच्चाई ये थी कि वो औरत दिवाकर की छुपी हुई पहली पत्नी थी। उसकी दिवाकर से शादी मुझसे भी पहले हो चुकी थी। वो गरीब थी, इसलिए दिवाकर ने उसे समाज और हम सबसे छुपा कर रखा था। मैसेजेस से साफ साबित हो रहा था कि वो औरत उस रात दिवाकर से अपना और अपने होने वाले बच्चे का अधिकार मांगने हमारे घर पर आ रही थी। दिवाकर ने अपनी इज्जत और मेरी अमीर फैमिली को खोने के डर से जानबूझकर अपनी ही गर्भवती पत्नी पर गाड़ी चढ़ाई थी। वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और उसने बहुत बेरहमी से ये जुर्म किया था। और वो भिखारी बच्चा जिसने मुझे ये बच्ची दी थी, वो दिवाकर और उस औरत का पहला बेटा था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बच जाओगे? मेरी आवाज बेडरूम की दीवारों से टकराकर वापस आई। फर्श पर पड़ा हुआ उसका शरीर दर्द से हिलने की कोशिश करने लगा। दिवाकर को होश आ रहा था। मैंने शीशे के गुलदस्ते का एक बड़ा टुकड़ा और मजबूती से पकड़ लिया। खून फर्श पर तेजी से फैल रहा था और मेरी आंखों में पिछले 7 साल का हिसाब था। ये फोन और ये मैसेजेस साफ बता रहे हैं कि तुमने उसे जानबूझकर कुचला, क्योंकि तुम एक डरपोक और घटिया इंसान हो। मैंने उसके चेहरे के करीब झुककर नफरत से कहा, मिताली, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। उसने कराहते हुए रहम की भीख मांगी। तुम मजबूर नहीं बल्कि मुजरिम हो। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मैंने दिवाकर को दोबारा से होश में आने नहीं दिया और उसके सिर पर एक और हल्की चोट मारकर उसे फिर से बेहोश कर दिया। मैंने बच्ची को सीने से लगा लिया। कंपाउंडर की ऑडियो रिकॉर्डिंग, दिवाकर का खुफिया मोबाइल और वो सारी जाली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स जो मैंने बनवाई थी, सबको एक खाकी फाइल में संभाल कर रखा। मैंने दिवाकर को उसी हालत में कमरे में छोड़ा और बाहर से ताला लगा दिया। मैं सीधी गाड़ी में बैठ गई और शहर के उस पिछड़े इलाके की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगी। मुझे उस भिखारी बच्चे को वहां से निकालना था। मैंने कच्ची बस्ती के उसी कूड़े के ढेर के पास उस बच्चे को ढूंढ निकाला।
मेरे साथ चलो, आज के बाद तुम इस कचरे में नहीं रहोगे। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे कहा। कहाँ जा रहे हैं आंटी जी? उसने डरते हुए पूछा। हम तुम्हारी माँ के गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। मैंने मजबूत आवाज में जवाब दिया और उसे अपनी साथ गाड़ी में ही बिठा लिया। मैं गाड़ी दौड़ाती हुई सीधी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के इंस्पेक्टर के कमरे का दरवाजा खोला और सामने कुर्सी पर बैठ गई। इंस्पेक्टर साहब, ये सारे सबूत इस फाइल में मौजूद हैं। मैंने फाइल उनके मेज पर रख दी। ये क्या है मैडम, और आप कौन हैं? इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम मिताली है। इस फाइल में मेरे पति दिवाकर के एक भयानक जुर्म के सबूत हैं। उसने जानबूझकर अपनी गर्भवती बीवी पर गाड़ी चढ़ा दी और उसे मार डाला, और ये उसका बेटा और बच्ची है। मैंने बिल्कुल साफ आवाज में कहा। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। इंस्पेक्टर ने फाइल खोलते हुए गंभीरता से कहा। इल्जाम नहीं, हकीकत है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने अपना घर बचाने के लिए 7 साल झूठ और पिछले 9 महीने जाली प्रेगनेंसी का ड्रामा किया था। मेरी वो सारी जाली रिपोर्ट्स और उस क्लिनिक वाले ब्लैकमेल करने वाले कंपाउंडर की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें मौजूद है। आप हम सबको गिरफ्तार कर लें। मैंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मुझे किसी बदनामी का डर नहीं था। सच्चाई की ताकत ने मुझे अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। पुलिस ने मेरी जानकारी और सबूतों के आधार पर उसी वक्त छापा मार कर दिवाकर को मेरे घर से गिरफ्तार कर लिया। वो अभी तक कुर्सी से बंधा हुआ था। ब्लैकमेलिंग और जाली रिपोर्ट्स बनाने के जुर्म में पुलिस ने उस क्लिनिक के लालची कंपाउंडर को भी उसके खंडहर जैसे ठिकाने से पकड़ लिया। शहर के नामी खानदान का ये स्कैंडल पूरे मीडिया पर छा गया, लेकिन मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी। दिवाकर का केस अदालत में चला। उसके खुफिया फोन और उस बच्चे की गवाही ने उसे चारों खाने चित कर दिया। दिवाकर को फर्स्ट डिग्री मर्डर में मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने मेरी सच्चाई, खुद को कानून के हवाले करने और सबूत देने पर मुझे जाली प्रेगनेंसी के जुर्म में कम से कम सजा दी और भारी जुर्माने के बाद मेरी जमानत मंजूर कर ली। मैंने अदालत के जरिए ही दिवाकर से तलाक ले लिया और उस गिरे हुए इंसान से हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर दिया। बाहर आने के बाद मैंने सबसे पहला काम उन दोनों बच्चों को कानूनी तौर पर गोद लेने का किया। अब वो बच्ची और उसका बड़ा भाई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुके थे। मैंने अपने पिता की छोड़ी हुई करोड़ों की जायदाद को संभाला और माटी एग्रो साइंसेस के नाम से एक बहुत बड़ा खेती और एग्रो केमिकल का बिजनेस खड़ा किया। मैंने एक औरत होने के बावजूद उस इंडस्ट्रियल एरिया में अपना नाम बना लिया और अपनी पूरी मेहनत उस कारोबार और उन 2 बच्चों की बेहतरीन परवरिश पर लगा दी। वो बच्चे जिन्हें दिवाकर कचरे में मरने के लिए छोड़ गया था, अब शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे और मेरी कारोबारी दुनिया के इकलौते वारिस थे। सच्चाई को चाहे कितनी भी गहरी मिट्टी में दबा दिया जाए, वो अपना रास्ता बनाकर बाहर आ ही जाती है। इंसान के घमंड और झूठ की नींव पर खड़ी की गई इमारत एक दिन उसी पर गिरकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। आज दिवाकर फांसी की काल कोठरी में अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और मैं अपने बच्चों के साथ एक सुकून भरी और सम्मान वाली जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और लालच से बचने की कोशिश करने वाला इंसान आखिरकार खुद ही अपने जाल में फंस जाता है, जबकि सच और हिम्मत का साथ देने वाला इंसान अंत में जीतता है। साथ ही ये कि मां बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता है, बल्कि किसी बच्चे को बचाना और उसे अपना लेना ही सच्ची ममता होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या फिर घटना से कोई भी संबंध नहीं है। कहानी में दर्शाए गए गैर कानूनी कार्यों का समर्थन नहीं किया जाता है, बल्कि ये दिखाया गया है कि झूठ, अपराध और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चाई का साथ देना ही सही रास्ता है। धन्यवाद।